हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। तो भाई साहब अच्छे से फिजिक्स पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया है भाई। और फिजिक्स तो देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। हाँ, तो रेगुलर बेसिस पे हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे डिपेंड करेंगे कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो प्यारे जवानों, हम लोग कंडक्टर्स पढ़ चुके हैं, अब हम कैपेसिटर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कैपेसिटर की तरफ बढ़ते हुए आज हम लोग बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट सीखने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगी, देखो जो स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर होंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इनमें हम मोस्ट ऑफ द बेसिक पार्ट कंप्लीट कर चुके होंगे, फिर सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट बचेगा। तो जब बेसिक पार्ट हमें कंसेप्चुअल पार्ट जो है वो यदि अच्छे से समझ में आया, तो आपको मालूम है कि हम यदि उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो भाई साहब सभी न्यूमेरिकल्स हमें अच्छे से आ ही जाएंगे। ठीक है, तो जवानों एप्लीकेशन पार्ट को अच्छा करने के लिए पहले कंसेप्ट पार्ट पे फोकस करना पड़ेगा। तो जवानों बहुत इंटरेस्टिंग बातें आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताने वाला हूं आज कि चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर का क्या मतलब है और ये होती क्या है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि लेटर से किसी भी तरह का, मान लो ये एक कंडक्टर की शेप है, कोई भी कंडक्टर है, इट इज ए कंडक्टर, ये कोई भी एक जनरल कंडक्टर है। अब यदि हम साहब इस पर चार्ज देना चाहें, जब हम इस पे चार्ज देना चाहें, तो आपको मालूम है कि जो चार्ज है वो किस बात पे निर्भर करता है, किस बात पे निर्भर करेगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। आपने लेटर से इस पर क्यों चार्ज दिया? तो मेरे प्यारे जवानों ध्यान से समझना, हम लोग कंडक्टर में कंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, तो वहां पर हमने एक बात जानी थी कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यदि हम सिग्मा मान लें, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसी भी कंडक्टर के लिए हम सिग्मा मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये है प्यारे जवानों, सिग्मा जो है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेयर जो आर है, ये आर, ये क्या होता है? लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज रिलेटेड टू द सिग्मा, एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब इस सरफेस पर कितनी चार्ज डेंसिटी है, ये साहब रेडियस पे डिपेंड करेगी। और रेडियस भी कौन सी? लोकल। जैसे कि आप समझिए कि भाई साहब इस वाले आर्क को यदि हम देखें, तो ये एक छोटे स्फीयर या सर्कल का पार्ट है। तो भाई साहब इसकी रेडियस ये है आर, तो ये रेडियस आर अलग है, और यहां पर यदि हम गौर से देखें तो ये एक आर अलग है। तो भाई साहब यदि ये आर छोटा है, इसका मतलब यहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, इसीलिए मैंने यहां पे ज्यादा चार्ज दिखाया है। और समझ में आया कि साहब इस पे यदि हम चार्ज क्यों देते हैं, तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तब होता है जब शकल भी यूनिफॉर्म होती, लेकिन ये कोई भी रैंडम शकल का हमने कंडक्टर मान लिया, तो इस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरीके से होगा कि साहब यहां पर जो चार्ज डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी आर के। हमेशा ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही होगा। फिर आपके मन में सवाल आएगा, जी चलो डिस्ट्रीब्यूशन हो भी गया तो अब क्या करें, ये चार्जिंग कैपेसिटी से कैसे रिलेटेड है और इसका मतलब क्या है? तो प्यारे जवानों, इसका मतलब ये है चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर का, कि इस पे कितना मैक्सिमम चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूं कि इसका मतलब और क्या है, मेरा एक्चुअलिटी में मतलब क्या है। तो मैं थोड़ी देर के लिए समझ लेता हूं कि ये जो हमारा कंडक्टर है ये हवा में रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है। प्यारे जवानों, चाहिए और किसी भी मीडियम में रखा हो, आप सबको मालूम है कि मीडियम में कोई ना कोई पार्टिकल्स होंगे, जिनसे मिलके वो पार्टिकल्स से मिलके वो मीडियम बना होगा। क्लियर है? और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। मैं इस टॉपिक को वैसे एक अलग सेपरेट टॉपिक डाइलेक्ट्रिक्स में कवर करने वाला हूं, उसकी वीडियोस अपनी अलग से प्लेलिस्ट में मैं डालूंगा अभी डाइलेक्ट्रिक्स के नाम से। लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है ना भाई यहाँ पे, उतना मैं बता के चलूंगा आपको। तो मैं आपको बताऊं कि जो भी मीडियम है किसी पार्टिकल से मिलके बना है, तो जो मीडियम है उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, या तो वो कंडक्टिंग मीडियम होगा या नॉन कंडक्टिंग मीडियम होगा। ठीक है ना? तो जो नॉन कंडक्टिंग मीडियम है उसके लिए हम डाइलेक्ट्रिक वर्ड यूज करते हैं। कैसा मीडियम है? नॉन कंडक्टिंग। अब भाई सीधी साधारण सी बात है कि दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास। या तो वो पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो ओवरऑल तो डेफिनेटली न्यूट्रल है ही, लेकिन उसकी बॉन्ड के अंदर भी यदि हम ये माने तो जो उसके एटम्स जो है
एटम जोन पे किसी पे कोई पोलैरिटी का लफड़ा नहीं है, कोई डायपोल मोमेंट नहीं। इसको ऐसे समझिए आप, जैसे H2 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये एक बॉन्ड है जो, इसमें आप सबको मालूम है कि ये एटम दोनों एक ही तरह के हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हम ये नहीं कह सकते कि इस H पे ज्यादा है इस पे ज्यादा है, तो हम ये कहेंगे कि ये ओवरऑल न्यूट्रल है। मतलब ये मॉलिक्यूल इस तरीके से एक्ट करता है कि इसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड करता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और कई तरह के मॉलिक्यूल, जैसे H2O है, तो आपको मालूम है कि यहां पर प्लस पॉजिटिव पोलैरिटी होती है और यहां पर नेगेटिव पोलैरिटी होती है। मतलब ये है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये इस तरीके का है कि इसमें पॉजिटिव सेंटर अलग है और नेगेटिव सेंटर अलग है। तो पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि यदि भाई साहब अपने पास मीडियम है, तो मीडियम दो तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। या तो वो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर आपस में कोइंसाइड करता है। ओवरऑल मॉलिक्यूल तो डेफिनेटली न्यूट्रल है ही है, लेकिन उसके इंडिविजुअल एटम्स जो है उन पर भी किसी पर कोई नेट पॉजिटिव नेगेटिव की पोलैरिटी सेपरेट नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे जवानों, यदि इस तरह के पार्टिकल नहीं है तो फिर दूसरी तरह के पार्टिकल भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास। जैसे H2O है, तो उसमें O पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज रहता है, H पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रहता है, क्लियर है। तो इस वजह से क्या कह सकते हैं हम क्या कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है उसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर थोड़ा सा सेपरेटेड है, क्लियर है। अब होने की बात क्या है कि चाहे इस तरह का मॉलिक्यूल रहे चाहे इस तरह का मॉलिक्यूल रहे, यदि हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, कहने का मतलब यह है कि यदि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, हमने बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसकी शक्ल बदल जाएगी और इस तरीके से बदल जाएगी कि इसका पॉजिटिव, आप सबको मालूम है पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा तो नेगेटिव इस डायरेक्शन में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब ये जो मॉलिक्यूल है ये स्ट्रेच हो जाएगा, इस तरीके से स्ट्रेच हो जाएगा कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव दूसरी तरफ होगा। मतलब ये है कि इसका जो डायपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। प्यारे जवानों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आई कि नहीं आई, सच्ची बता दो, नहीं आई। देखो यार, सिंपल सी बात है भाई, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, अब आप लगाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई साहब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो पॉजिटिव पे किधर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड था। नेगेटिव पे कहां लगेगा, इधर लगेगा। तो कुल मिला के जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेंटर कॉन्साइडिंग था, मतलब पहले इसका इनिशियल जो डायपोल मोमेंट था दैट वाज जीरो, क्योंकि कोई पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कोई सेपरेशन नहीं थी। बट नाउ इट इज सम नॉन जीरो वैल्यू, दिस डायपोल मोमेंट हैज सम नॉन जीरो वैल्यू। और वो इस तरीके से हुआ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आई। अब भाई जो इंटरेस्टिंग बात है वो ध्यान ये रखना है कि एक प्रकार से इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके ऊपर इधर भी फोर्स लगाया और इधर भी फोर्स लगाया, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लगे, कितने लगे, दो लगे। एक किधर लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और एक किधर लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ऐसा करने से ये जो मॉलिक्यूल है इस पर एक जो स्ट्रेचिंग फोर्स लगा है, ये स्ट्रेच हो गए हैं। इसके जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लग रहा है कि ये इसको स्ट्रेच कर रहा है। यदि ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल था और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ऐसा हुआ, लेकिन जरा सोचो जब ऑलरेडी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है, मतलब इनिशियल इसका डायपोल मोमेंट खुद ही नॉन जीरो है, और जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, पहले ही नॉन जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी हालात इसकी होनी तय है, पॉजिटिव इधर आ जाएगा नेगेटिव इधर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आप कहोगे जी इस पर ऐसे कैसे घूम जाएगा, तो ये तो रैंडम शक्ल में होगा। मान लो शुरू में ऐसे रखा हुआ था तो ये घूम जाएगा इस तरीके से, और डेफिनेटली इस तरीके से था तो एग्जैक्टली यदि अपोजिट टॉर्क लगना नहीं है लेकिन हल्का सा थोड़ा सा भी एंगल हुआ तो फिर वो ट्विस्ट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। तो देखो अब एक्चुअलिटी क्या है कि इस स्पेसिमेन के चारों तरफ जो मीडियम है, क्योंकि हम इस मीडियम में हम मान रहे हैं कि कोई मीडियम भरा हुआ है तो इस मीडियम में कुछ पार्टिकल्स होंगे और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें फैला रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के कारण क्या होता है साहब, E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी पे, और चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है,
रेडियस पे, इसका मतलब ये हो गया कि भाई जहां पर आर की वैल्यू कम है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल होगा। इसका मतलब यहां आर कम है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ही पावरफुल स्ट्रेंथ होगी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली उससे कम पावरफुल होगा, बाकी जगहों पर और भी थोड़ा कम पावरफुल होगा। अच्छा, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पर होता है। पढ़ चुके हैं कि नहीं? नहीं पढ़े हो तो भाई कंडक्टर वाली सारी वीडियोस देख लो, काम आने वाली है। कंडक्टर की चीजें अच्छे से आनी चाहिए। तो प्यारे जवानों, होने क्या वाला है? होने वाला ये है कि जब इसके डायपोल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उन पर स्ट्रेचिंग फोर्स लगेगा। तो जो डायपोल्स यहाँ पर अलाइन करेंगे अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, तो वो इस तरीके से करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आएगी। तो इस नेगेटिव पर इधर फोर्स लग रहा है और इधर पॉजिटिव पर अवे फोर्स लग रहा है। तो हर एक मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रेचिंग फोर्स लग रहा है, मैं पहले अभी बता चुका हूं आपको। तो हर एक मॉलिक्यूल पे जब स्ट्रेचिंग फोर्स लगेगा तो ध्यान से समझते चलना भाई, जहां पर शार्प पॉइंट्स होंगे क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल होगा, तो मीडियम के डायपोल्स पर उन जगहों पर ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। इसका मतलब ये जो डायपोल है इस पर ज्यादा स्ट्रेचिंग हो रही है। अब जरा सोचो मेरे भाई, यदि इफ हम Q को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। यदि हम इस गिवन सरफेस पर जो चार्ज है Q, यदि हम इसको बढ़ाना चाहेंगे तो डेफिनेट सी बात है साहब, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। और चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो डेफिनेट सी बात है साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। और डेफिनेट सी बात है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो बताओ इनके ऊपर क्या फोर्स लगेगा? ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो डायपोल्स हैं यहाँ पे, इन पर कैसा फोर्स लगेगा? क्या स्ट्रेचिंग फोर्स ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा मेरे भाई? ज्यादा लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल है तो ज्यादा फोर्स लगेगा। इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेचिंग फोर्स लगने वाला है, स्ट्रेचिंग फोर्स जो लगने वाला है हर एक डायपोल पर, वो बढ़ जाएगा। और जवानों, यदि ये स्ट्रेचिंग फोर्स इतना ज्यादा हो गया कि मॉलिक्यूल टूट गया है, तो उस समय जब मॉलिक्यूल टूट जाएगा तो ये जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। नेगेटिव अलग हो गया, पॉजिटिव अलग हो गया, नेगेटिव अलग हो गया, पॉजिटिव अलग हो गया, नेगेटिव अलग हो गया, पॉजिटिव अलग हो गया। तो अब ये जो नेगेटिव है ये इसके साथ जाएगा और न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करेगा। डेफिनेटली जब इसके साथ टकराएगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसके चार्ज को, ये ओवरऑल चार्ज को कम करने की कोशिश होगी उस समय, और कम कर ही देगा जब ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा। तो इसका मतलब है कि मान लो आपने जब 10 कूलम चार्ज दिया, मैं जानबूझ के, देखो वैल्यू बहुत बड़ी है लेकिन मैं यूनिट्स में नहीं फंसना चाहता, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे यूज कर लिया। मान लो 10 कूलम चार्ज दिया, 10 कूलम चार्ज दिया तो जस्ट इसके मॉलिक्यूल्स टूट गए, जस्ट टूट गए, ठीक है। अब जैसे ही आपने हल्का सा भी चार्ज बढ़ा दिया तो जैसे ही टूटेंगे, अब थोड़ा और चार्ज बढ़ाओगे तो होगा क्या? सारे टूटेंगे। जहां मतलब जहां पर सिग्मा सबसे ज्यादा है वहां पर सबसे पहले टूटेंगे। ध्यान रखना, सारे एक साथ नहीं टूटेंगे भाई। उन पॉइंट्स पर, जो शार्प पॉइंट जिनको हम कहते हैं, तो शार्प पॉइंट्स पर सबसे पहले टूट फूट होनी है। किनकी? जो मॉलिक्यूल्स, जो सराउंडिंग के जो मॉलिक्यूल्स थे, जो सराउंडिंग के जो डायपोल्स प्रेजेंट थे उनकी, और उनकी टूट फूट के कारण, जब उनकी टूट फूट होनी है तो ये इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये साहब जब इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो क्या होना है? जब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो डिस्चार्ज होगा। कहने का मतलब है कि इसका चार्ज अब जितना दे सकते थे आप 10 कूलम, इससे ज्यादा यदि बढ़ाओगे तो फिर तो लीकेज होना शुरू हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, इसका चार्ज तो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी चार्ज स्टोर करने की वो 10 कूलम है। अब बात समझ में आई कि चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या है। ऐसा नहीं है कि कंडक्टर पे जितना मर्जी आप चार्ज दे दो, नो, कंडक्टर पे हम जितना मर्जी चार्ज नहीं दे सकते। देयर इज एन अपर लिमिट ऑन द चार्ज, मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है जो हम इसको दे सकते हैं। यदि हम उससे ज्यादा चार्ज देते हैं
तो क्या होगा कि जो सराउंडिंग के जो डायपोल्स हैं, जो सराउंडिंग के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा। और उसका जब ब्रेकडाउन होगा तो उससे क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स आएंगे इसके साथ टकराएंगे तो इसका जो चार्ज है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, एक प्रकार से लीकेज होना शुरू हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि साहब इसका मतलब है अब हम इसमें और फर्दर चार्ज नहीं दे सकते। और एक मैक्सिमम वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। जैसे ये जो मॉलिक्यूल रखे हुए हैं तो ये कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सहन कर सकते हैं टूटने से जस्ट पहले, उसको हम इस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं। हालांकि जब मैं डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल में सारी बातें बताने वाला हूं, लेकिन फिलहाल ये वर्ड यूज हो जाए मान लो कहीं बीच में तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे जवानों, मैंने आपको क्या बताया कि जैसे जैसे हम चार्ज ऑन ए कंडक्टर इंक्रीज करेंगे, इट्स चार्ज डेंसिटी विल इंक्रीज, ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली विल इंक्रीज, ड्यू टू विच द स्ट्रेचिंग फोर्स ऑन द डायपोल्स विल इंक्रीज, एंड एट ए पर्टिकुलर वैल्यू एट दैट टाइम, जब 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 ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगा। मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कौन सी स्ट्रेंथ है कि मॉलिक्यूल कितना सहन कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड तक वो नहीं टूटते, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं कि वो टूट जाएं। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन द मॉलिक्यूल टॉलरेट विदाउट ब्रेकिंग, दैट इज नोन एज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम। तो प्यारे जवानों, हमने यहां पर क्या सीखा कि जब हम किसी भी गिवन कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के अकॉर्डिंग, और जो शार्प पॉइंट्स हैं उन पर सबसे पहले चार्ज की लीकेज शुरू होगी। और जवानों, चार्ज की लीकेज शुरू हो चुकी है, इसका मतलब अब हम उससे ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते। इसका मतलब यह है कि देयर इज एन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज दैट कैन बी गिवन टू ए कंडक्टर विदाउट लीकिंग। बिना लीकिंग करे एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज हम कंडक्टर को दे सकते हैं। जितना मैक्सिमम चार्ज हम दे सकते हैं वो चार्जिंग कैपेसिटी कहलाती है। अब आ गया समझ में? अच्छा जवानों, एक बात बताओ यार, ये जो चार्जिंग कैपेसिटी है ये किस बात पे निर्भर करेगी? लीकेज पे निर्भर करेगी ना, कि कब लीकेज होना शुरू होगा। और लीकेज किस पे निर्भर करता है? मॉलिक्यूल्स की स्ट्रेंथ पे। मॉलिक्यूल्स की कौन सी स्ट्रेंथ पे? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे। इसका मतलब पहली बात ये है कि ये किन बातों पे डिपेंड करेगी? इट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करने वाली है भाई साहब? पहली बात ये है कि नियर बाई सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करने वाली है। तो मीडियम इन विच द कंडक्टर इज प्लेस्ड इस बात पे निर्भर करने वाली है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, इस पर हमने 10 कूलम चार्ज दिया, ये इसकी शक्ल ऐसी थी, इस जगह पे एक शार्प पॉइंट था। लेकिन मान लो एक दूसरा कंडक्टर होता, इस तरह का होता, इस पर 10 कूलम चार्ज देते लेकिन उस पर इस तरह का कोई शार्प पॉइंट नहीं है। तो डेफिनेट सी बात है जिसमें शार्प पॉइंट होगा वो चार्ज को कम होल्ड कर पाएगा। तो ये इसकी जो शक्ल है, शक्ल के कारण ये 10 कूलम पे लीकेज शुरू नहीं होगी इस केस में, लेकिन इसमें तो मैक्सिमम 10 दे रहे हो, हल्का सा भी ज्यादा दोगे तो लीकेज शुरू हो जाएगी। हो सकता है इसमें ना हो, हम इतनी बड़ी सफिशिएंट रेडियस ले लें कि इसमें ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो शेप ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करने वाली है। प्यारे जवानों ध्यान रखना, ये लोहे का बना हुआ है, सोने का बना हुआ है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये कंडक्टर होना चाहिए। लेकिन सराउंडिंग में मीडियम कैसा है, शेप कैसी है इसकी, इस पर डिपेंड करता है कि ये मैक्सिमम कितना चार्ज होल्ड करके रख सकता है। प्यारे जवानों, अब हमें आगे हमने क्या किया कि भाई साहब ये जो मैक्सिमम चार्ज होल्ड करके रख सकता है, इसी के कोरस्पॉन्डिंग हमने एक नई क्वांटिटी को आगे डिफाइन किया। इसके बाद में जस्ट वो आपको समझाने वाला हूं, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेकिन अभी तक जो मैंने समझाया उसको आप स्टार लगा के अच्छे से अपने वर्ड्स में लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए कि whenever a charge is given to a conductor, आप लिख लीजिए इस बात को, whenever charge is given to a conductor, there exists a limit up to which we can give charge on a conductor. Above which, or we can say that if the charge is increased, then the breakdown of the medium will happen, or the charge will leak into the surrounding, charge surrounding में लीकेज हो जाएगा।
ठीक है। एंड द मैक्सिमम चार्ज विच कैन बी गिवन विदाउट ब्रेकिंग द मीडियम, मीडियम को बिना डिस्टर्ब करे। जैसे ये मीडियम ब्रेकिंग होगा ना, टूटेगा ना डायपोल्स, इसका मतलब ये डाइलेक्ट्रिक जो मतलब इंसुलेटिंग था वो कंडक्टिंग बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना आप इस पे चार्ज इस तरीके से दो कि ये मीडियम टूटे ना, खराब ना हो, ठीक है, कंडक्टिंग ना बन पाए। इंसुलेटिंग था तो इंसुलेटिंग रहे, मीडियम के बिहेवियर ना बदले, मीडियम की प्रॉपर्टीज ना बदलें। तो जितना मैक्सिमम हम इसको चार्ज दे सकते हैं दैट इज द चार्जिंग कैपेसिटी। और ये दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे एंड शेप ऑफ द कंडक्टर पे। तो चार्जिंग कैपेसिटी कोई भी आपसे पूछता है किसी भी कंडक्टर की क्या है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज दैट कैन बी गिवन ऑन ए कंडक्टर विदाउट ब्रेकिंग द मीडियम इन विच इट इज केप्ट। इट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन, आप अपने वर्ड्स में इसको लिख लो। इट डिपेंड्स ऑन द टू थिंग्स, वन इज मीडियम इन विच द कंडक्टर इज प्लेस्ड एंड अदर इज द शेप ऑफ द कंडक्टर। प्यारे जवानों, इसके बाद जो टॉपिक में बढ़ाने वाला हूं वेरी इंटरेस्टिंग, एक बार बोर्ड साफ कर लेता हूं फिर मैं आपको नोट करवाऊंगा अगला कंसेप्ट। हाँ तो जवानों, आज हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं भाई। अभी जो मैंने समझाया वो आपको समझ आ चुका होगा, चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत मजा आने वाला है आपको। ध्यान से देखिएगा कि हम अब पढ़ेंगे, जैसे आप समझो इस बात को, एक मैं बताता हूँ कि इस टॉपिक का नाम भी मैं बाद में बताता हूँ आपको। जैसे ये कोई कंडक्टर ले लिया हमने, ठीक है, ये कोई भी कंडक्टर है, इट इज एनी कंडक्टर। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इसकी शेप स्फेरिकल हो, कैसे भी हो सकता है, एक प्लेट भी हो सकती है, कोई दूसरी शेप भी हो सकती है, कैसे भी शेप हो सकती है, अपने को कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हम लोग सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए इन चीजों के पैरामीटर्स को पढ़ेंगे, लेकिन कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट एक कोई कंडक्टर है, यदि इस कंडक्टर पे हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे, जितना जितना हम इस पर चार्ज बढ़ाएंगे उसके ही कंपैरिजन में, उसके ही साथ साथ जैसे जैसे हम चार्ज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस कंडक्टर का पोटेंशियल जो है वो भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल किस पे डिपेंड करने वाला है, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर। और मेरे प्यारे जवानों, मैथमेटिकली ये तो लॉजिकल बात है कि सीधी सी बात है कि हम लोग जितना जितना चार्ज बढ़ाएंगे उतना उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, मतलब पोटेंशियल डिपेंड करेगा चार्ज पे। मैथमेटिकली हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V। लॉजिकली तो ये सही है, कंसेप्चुअली तो ये सही है, मैथमेटिकली दोनों ही सही है, ठीक है। कि भाई साहब चार्ज जो है जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे भी बढ़ेगा, इसका मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और प्यारे जवानों, जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पुट करेंगे यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के, तो हम लिखेंगे C और हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो आ जाएगा Q इक्वल टू C इंटू V, where this C is known as, where C is known as capacitance of the conductor। C is the capacitance of conductor, ये कंडक्टर की कैपेसिटेंस है, इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। अब यदि हम थोड़ा सा ध्यान से समझें इस बात को कि ये Q क्या है और V क्या है, तो अब इसको थोड़ा सा समझना। Q जो है, Q इट इज द चार्ज सप्लाइड, चार्ज जो हमने सप्लाई किया है वो। प्यारे जवानों, यहां पर भी थोड़ा सा झोलमोल है, थोड़ा समझना पड़ेगा भाई। अभी फिलहाल के लिए आप इस सिचुएशन के लिए, क्योंकि जैसे जैसे 2-3 लेक्चर आप अटेंड करोगे ना, आपके क्लियर हो जाएगा व्हाट इज Q, व्हाट इज V, व्हाट इज C, क्लियर है। लेकिन अभी जो बिल्कुल बेसिक बात है वो मैंने बताई, Q इक्वल टू C इंटू V आया रिलेशन हमारे पास, इसमें C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर है एंड Q इज व्हाट, Q इज द चार्ज। लेकिन ये चार्ज कौन सा है, क्या हमेशा कंडक्टर पे जो चार्ज होगा वही होगा Q या कुछ और होगा? यदि दो कंडक्टर आ जाएं, एक पे Q1 चार्ज है दूसरे पे Q2 चार्ज है, तो Q किसको लेंगे? एक पे प्लस का Q आ जाए दूसरे पे माइनस का Q आ जाए, तो Q किसको लेंगे? तो वो सारे पैरामीटर्स हम आने वाले लेक्चर्स में जानने वाले हैं तसल्ली से। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये जो Q है, ये हमने इसको सप्लाई करा है किसी एक रेफरेंस से। लेट अस से यहाँ पर एक हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है, आप इन्फिनिटी ले रहे हैं हम इनिशियली, तो मान लो इन्फिनिटी से हम कुछ चार्ज उठा के ले आए, इस पे रख दिया हमने,
ठीक है, पॉजिटिव चार्ज उठा के ले और इस पे रख दिया। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि साहब ये कैसे, पॉजिटिव तो निकलता ही नहीं है, निकलते तो इलेक्ट्रॉन है। भाई साहब आप समझो इस बात को, टेक्निकल भाषा में तो हम बाई डिफॉल्ट तो कन्वेंशन जब भी चार्ज की मोमेंट करते हैं तो हम पॉजिटिव से दिखाते हैं ना, इसलिए मैंने कहा अंदर की बात तो आपको मालूम ही है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देने का क्या मतलब, आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि इस पे चार्ज गिवन था, उतने तक की बात कर रहे हैं हम अभी, तो इतना ये समझ लोगे कि चार्ज सप्लाई कितना किया, चार्ज गिवन कितना है, तो उससे अपना काम चल जाएगा एक कंडक्टर के केस में। ठीक है, तो प्यारे जवानों, C इज द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। यहां पर क्यों हमने कहते हैं कि साहब चार्ज सप्लाइड, लेकिन V क्या है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, अब आप कहोगे जी आपने तो कहा था कि पोटेंशियल, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन उस समय मैंने माना था कि रेफरेंस के हिसाब से इसका पोटेंशियल V है, और बिकॉज रेफरेंस पे पोटेंशियल हम 0 मानते हैं, तो एक्चुअल में यहाँ का जो डिफरेंस है वो भी V हो गया। तो एक्चुअलिटी क्या है कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द, यदि एक सिंगल कंडक्टर है तो हम कहेंगे कि कंडक्टर एंड द इंफिनिटी। अदरवाइज इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहते हो तो बेटर है कि आप इस तरीके से लिख लो, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर विद रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, किसी रेफरेंस के कंपैरिजन में जो पोटेंशियल होगा वो। फिलहाल क्योंकि हम एक अकेला कंडक्टर लिख रहे हैं तो उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई ध्यान से समझना मेरी बात को, कैपेसिटेंस इज नॉट डिफाइंड फॉर ए सिंगल, ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड फॉर ए सिस्टम। कैपेसिटेंस हमेशा एक सिस्टम की होती है। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि जी इसका मतलब इस कंडक्टर की तो कैपेसिटेंस होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत बात है आपकी। यहां पर सिस्टम वर्ड का क्या मतलब है ये मैं आपको समझाता हूं। आपको मालूम है कि जब जब हम किसी पर चार्ज देते हैं तब तब उस कंडक्टर के कारण जो चार्ज दिया है, उस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के पर जनरेट जो हुआ है वो इंफिनिटी तक फैला होता है। तो ये जो कैपेसिटेंस है ये किसकी कैपेसिटेंस है, इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इन द मीडियम अप टू द इंफिनिटी। इंफिनिटी तक जो मीडियम भरा हुआ है, जो सराउंडिंग मीडियम भरा हुआ है कंडक्टर के साथ साथ, वो पार्ट इंक्लूडेड है। तो यहां पर हम कह जरूर रहे हैं कि इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, लेकिन इसका मेन जो मतलब है वो ये है कि कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर अप टू इंफिनिटी। मतलब ये जो स्पेस है, जो रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, वो इसमें इंक्लूडेड है, जो कैपेसिटेंस का जो कंसेप्ट आएगा उसमें। बात समझ में आई कि भाई साहब कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस हमेशा एक सिस्टम के लिए डिफाइन होगा भाई, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर सिस्टम कहां पे बना, तो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, समझने के लिए मान सकते हैं कि कोई दूसरी चीज इंफिनिटी पे रखी हुई है तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, या हम ये कह सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक फैला हुआ है। तो साहब इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंफिनिटी तक फैला है, इसका मतलब जो कैपेसिटेंस यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑफ दिस कंडक्टर प्लस द सराउंडिंग टिल इंफिनिटी। ठीक है, तो एक सिस्टम बन गया है। बात समझ में आई। तो C इज द कैपेसिटेंस, हम बोलने में, आम बोलचाल में हम लोग बोल देते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, लेकिन इसका एक्चुअल में मतलब ये है कि इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर प्लस द सराउंडिंग अप टू इंफिनिटी। बात समझ में आया, बहुत ही बढ़िया है। दूसरी बात मैंने क्या बताई आपको कि भाई साहब V जो है इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस फ्रॉम दिस कंडक्टर। इसका पोटेंशियल है किसी एक रेफरेंस के साथ, या हम कह सकते हैं कि इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। हमने इन्फिनिटी को रेफरेंस लिया है, जब आइसोलेटेड कंडक्टर होगा तो इन्फिनिटी हम ले लेते हैं रेफरेंस बिना कहे। ठीक है, तो बात समझ में आई होगी आपको। एंड चार्ज Q इज गिवन टू दिस। तो अब हम कैपेसिटेंस को डिफाइन कैसे करें, डेफिनेशन कैसे लिखें, तो इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन हम यहीं से बनाएंगे। तो प्यारे जवानों, C को क्या लिखना चाहोगे आप, C को लिखना चाहोगे Q बाई V। अब समझना भाई, कैपेसिटेंस की असली कहानी आज अच्छे समझ में आने वाली है आपको। इसका मतलब ये है कि यदि इफ हम कंडक्टर पे चार्ज दें और चार्ज देने से V के अंदर 1 यूनिट का इजाफा हो जाए, 1 यूनिट का इजाफा हो जाए। यदि मैं ऐसा यूनिट की बात करूं कि मान लो
1 वोल्ट जो है उससे इसका पोटेंशियल चेंज हो जाए, पोटेंशियल हो जाए, इसके अंदर 1 वोल्ट का पोटेंशियल आ जाए। पहले तो कुछ भी नहीं था, अब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट क्रिएट हो चुका है इन्फिनिटी और इस पॉइंट के बीच में, तो उस समय तक आपने कितना चार्ज सप्लाई कर दिया है, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर। इस बात को आप ऐसे समझिए प्यारे जवानों, मान लो आपने यहां पर चार्ज सप्लाई किया, पहले इस पर कोई चार्ज नहीं था, यह न्यूट्रल था, फिर आप इस पे ला के चार्ज रखने लगे और मान लो आपने इस पे 20 कूलम चार्ज दिया, तब जाके इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हुआ। मैं जानबूझ के ऐसी वैल्यू यूज कर रहा हूं जिससे थोड़ा सा हमें बोलने में और समझने में आसानी हो। 20 कूलम चार्ज बहुत बड़ी वैल्यू ऑफ चार्ज है, लेकिन मैं समझाने के लिए एक वैल्यू यूज कर रहा हूं 20, ठीक है। तो मैंने जब इस पर 20 चार्ज दिया तो मैंने ये पाया कि इसका जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट से, यदि मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो मान लो 1 वोल्ट से चेंज हुआ। पहले 0 पोटेंशियल था, अब 1 वोल्ट बनाने के लिए हमें 20 चार्ज देना पड़ा। इसका मतलब इसकी कैपेसिटेंस भी क्या है, 20 यूनिट्स। कितनी है मेरे भाई, 20 यूनिट्स। कि भाई आपने इतना चार्ज सप्लाई किया है कि इसका 1 यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ या जनरेट हुआ यहां पे, तो इसका मतलब इसकी जो कैपेसिटेंस है मेरे भाई वो कितनी कहलाएगी, जितना चार्ज सप्लाई किया था उतने यूनिट्स। तो चार्ज मान लो 20 यूनिट सप्लाई करा तो 20 यूनिट इसकी कैपेसिटेंस है। पहले जवानों कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या होगी, तो यहां पर इसकी डेफिनेशन आप लिख लेंगे। सो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द इट इज कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू द चार्ज सप्लाई टू द कंडक्टर इफ द चेंज इन पोटेंशियल और द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड इज 1 यूनिट। यदि 1 यूनिट का पोटेंशियल डिफरेंस है देन द चार्ज सप्लाइड विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू द कैपेसिटेंस। क्या बोला मैंने, कैपेसिटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द चार्ज सप्लाइड इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 यूनिट। पोटेंशियल डिफरेंस यदि 1 यूनिट जनरेट हो रहा है ड्यू टू दैट सप्लाई ऑफ चार्ज, देन न्यूमेरिकली द कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाइड। भाई इसकी ऐसा यूनिट की बात करें, जाना आपको मालूम है चार्ज, अब इसका रिलेशन क्या, Q बाई वी है, चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है और V की क्या होती है, वोल्ट होती है। तो साहब इसकी SI यूनिट जो है ये क्या हो जाएगी, कूलम्ब पर वोल्ट। इसको ऐसे भी लिखेंगे कूलम्ब पर वोल्ट। और भाई साहब एक्चुअल में ये और ये तो यूज ना के बराबर होते हैं। यूज जो होने वाला है वो क्या है यहाँ पे, फेराड। क्या है, FARAD। इसको लिखते हैं कैपिटल F से। क्या है भाई ये, फराड नहीं है, फेराड। और सुनो ध्यान से, कई बार ऑप्शन में, कहीं पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक जगह फेराड दिखे पूछे कि व्हाट इज द यूनिट, और एक जगह लिखा हो फेराडे। फेराडे अलग चीज है। फेराडे जो है वो चार्ज की यूनिट है, याद रखना। और फेराड जो है, फेराड वो किसकी यूनिट है, C, कैपेसिटेंस की यूनिट है। इसका दूसरा नाम भी यूज हो सकता है कूलम्ब पर वोल्ट, लेकिन ये नाम काफी कम यूज होता है। तो प्यारे जवानों ये नाम आपको जरूर याद रखना है, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेराड, ठीक है। अच्छा, अब भाई एक बात जो आप सबको मालूम है, यहाँ से आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, कोई आपसे पूछता है कि कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो चार्ज डिवाइडेड बाय V का डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा, चार्ज का कैसे निकाल सकते हो, याद करो, A इंटू टी। याद नहीं था याद, सच्ची था ना। चलो कोई बात नहीं, करना चाहिए वैसे। बस मुझे ये बता दो यार, V जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखें, बताओ तो। अरे बोलो तो भाई, ये सोचना पड़ेगा, याद नहीं है ना। बेसिक रिलेशन याद रखो, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसका मतलब इसको आप बदल लो, बेटर है। इसको आप ऐसे लिख लो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और ये चार्ज कुछ अलग होगा, क्यों, लेकिन यूनिट की सेंस में तो बात वही आनी है, तो चार्ज ऊपर चला जाएगा। तो A1 T1 था पहले वाले का, दूसरे का भी यही आना है। और नीचे क्या बचा, वर्क क्या होता है, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, M1 L1 T-2, ये फोर्स है, इसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो डायमेंशनली हमारे पास, हम C की जो डायमेंशन हमारे पास आई है वो कितनी आई है, M कितना हो गया है -1, L कितना हो गया है 2, लेकिन ऊपर जाएगा तो -2। अब ध्यान से समझना भाई, ये T1 और ये T-2, तो ये ऊपर जाएगा,
तो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये ऊपर 2 है ही प्लस का, तो T4, और A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो प्यारे जवानों, इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस। तो बड़े इंटरेस्टिंग बात हमने सीखी है। यहां पर यदि कोई आपसे कहे कि डिफाइन 1 फैराड कैपेसिटेंस कब कहेंगे, तो आप आराम से कह सकते हैं कि इफ बाय सप्लाइंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम द पोटेंशियल डिफरेंस अराइजेस इज 1 वोल्ट। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड इज 1 वोल्ट, जब 1 कूलम चार्ज सप्लाई करने से 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, तो हम कहेंगे साहब उस कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैराड है। मतलब 1 फैराड इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इफ ऑन विच वी सप्लाई ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, देन इट पोटेंशियल डिफरेंस विल चेंज बाय 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आए जब 1 कूलम चार्ज सप्लाई करें, तो प्यारे जवानों उस वक्त जो उस समय जो कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है, समय पे डिपेंड नहीं करती कैपेसिटेंस, किन किन बातों पे डिपेंड करी मैं अभी बताने वाला हूं आपको, लेकिन मैं कहने का मतलब है कि उस कंडक्टर के लिए जो कैपेसिटेंस है उसको हम 1 फैराड कहेंगे। अब बात वही आती है, अच्छा देखो जो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब मैं वो आपको बताने वाला हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स ऑन विच सी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। अब देखो इस बात को समझने से पहले आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, ताकि ये बात फिर आपको रटनी नहीं पड़ेगी, आप वाकई इसको समझ जाएंगे। और वो चीज क्या है, नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक चीज बताई कि चार्जिंग कैपेसिटी जो होती है किसी भी कैपेसिटर की, किसी भी कंडक्टर की, उसका क्या मतलब होता है। अब मैं उसी बात को थोड़ा सा यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। प्यारे जवानों, आपको मालूम है C की वैल्यू हमारे पास आई है Q/V। मतलब किसी भी कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो वो डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज था या कितना V था, इस बात पे करेगा क्या, ना जी ना। अब वो इसका मतलब क्या है, मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने ये समझाया कि जितना जितना चार्ज देंगे उतना उतना V बढ़ेगा। मान लो आपने चार्ज दिया 1, V भी था 1, चार्ज आपने दिया 2 तो V भी था 2, चार्ज आपने दिया 4 तो V भी कितना था 4, चार्ज आपने कर दिया 8 तो ये भी कितना हो गया 8। तो इन दोनों का जो रेशियो करोगे वो तो अब भी 1 ही आना है। इसका मतलब जो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर जो है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज सप्लाइड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज अराइजेस हियर। भाई इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि इस पे कितना चार्ज और कितना V है। ध्यान से समझ लो, बहुत बेसिक मिस्टेक होती है हमसे कि कैपेसिटेंस किन बातों पे निर्भर करेगा। क्या ये चार्ज सप्लाई टू द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, क्या नहीं करेगा। क्या ये V ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, क्या यदि रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली नहीं करेगा, क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ Q एंड V, एंड इफ Q इंक्रीजेस V इंक्रीजेस सच दैट द रेशियो इज रिमेन्स सेम, रेशियो विल रिमेन सेम। भाई साहब कहने का मतलब ये है कि ये चार्ज और V पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन अब यहां पर एक छोटी सी बात जो मैं आपको और बताऊं, तो एक बात तो हमें क्लियर हो गई, वो ये है कि किसी भी कंडक्टर पे एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज देने की कैपेसिटी होती है। वी कैन गिव ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। यदि उससे ज्यादा चार्ज देंगे ना, तो इसके आसपास इतना पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो जाएगा कि वो यहां पर जो भी मीडियम प्रेजेंट होगा उसका ब्रेकडाउन कर देगा। प्यारे जवानों, क्या C जो है हमें इसके बारे में जानकारी नहीं देता, क्या देता है। यही तो C का असली मीनिंग है, यही तो C का असली हम इंफॉर्मेशन जो C से फाइंड आउट कर सकते हैं कि C हमें किस बात की जानकारी देता है। मान लो हमें किसी कंडक्टर के कैपेसिटेंस की जानकारी मिल चुकी है, तो हम इससे क्या अंदाजा लगाएं। भाई साहब कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो हमें इसकी मैक्सिमम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में बताएगा। तो भाई साहब कैपेसिटेंस किसकी जानकारी देगा, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई रैंडम शेप का कंडक्टर है, यदि हम इसको चार्ज देंगे, तो आपको पता है अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा कि जो शार्प पॉइंट्स है वहां सिग्मा ज्यादा हो जाएगी। तो भाई साहब वहां पर मीडियम का ब्रेकडाउन सबसे पहले होने वाला है, तो एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज आया इसके ऊपर। तो यदि हम C की वैल्यू निकालेंगे तो उस समय ये चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू यहां पे यूज हो पा रही होगी।
उस समय चार्ज की एक मैक्सिमम वैल्यू यूज हो पा रही होगी। तो कहने का मतलब है कि जिस कंडक्टर के लिए, ध्यान से समझना, जिस कंडक्टर के लिए जितना Q ज्यादा होगा फॉर ए गिवन V, यदि V को गिवन रख दें, हम फिक्स रख दें, ठीक है, तो उस समय इसकी एक मिनिमम वैल्यू हमने मान ली। इसके लिए एक हम मिनिमम वैल्यू, जैसे कि मैंने बताया कि मान लो हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल ले रहे हैं, तो 1 वोल्ट के पोटेंशियल में किसको कितना चार्ज दे सकते हैं, तो जिसको जितना चार्ज दे पाएंगे, जो उसकी चार्जिंग कैपेसिटी है कंडक्टर की, वो कैपेसिटेंस से हम बता सकते हैं। मतलब कैपेसिटेंस हमें इस बारे में जानकारी देता है कि चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या है। ये जानकारी हम कैपेसिटेंस की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटेंस, अब क्योंकि चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है, अब आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। और ये किस पे डिपेंड करती थी बताओ? शेप पे। तो सी भी शेप पे डिपेंड करेगा। दूसरा, ये जो मैक्सिमम चार्ज था, मैक्सिमम चार्ज जो गिवन था, ये किस पे डिपेंड करता था? सराउंडिंग मीडियम पे। तो सराउंडिंग मीडियम पे, ध्यान से समझ लेना। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नियर बाई कंडक्टर्स प्लेस्ड। यदि कोई नियर बाई कंडक्टर्स रखे हुए होंगे तो उनके ऊपर भी इसकी चार्जिंग कैपेसिटी डिपेंड करेगी, मतलब कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करने वाली है। अब वो कैसे डिपेंड करेगी ये मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं अगले वीडियो में, इसमें नहीं। अब सी किन किन बातों पे डिपेंड करा, तसल्ली से लिख लेना। शेप ऑफ कंडक्टर, सराउंडिंग मीडियम इन विच द कंडक्टर इज प्लेस्ड, एंड द नियरबाई कंडक्टर्स प्लेस्ड इन अराउंड दिस कंडक्टर। जिस कंडक्टर की कैपेसिटेंस की बात कर रहे हो, इसके आजू बाजू में कोई और कंडक्टर रखे हैं, उस बात पे भी डिपेंड करती है, पड़ोसियों पे डिपेंड कर रही है, सोचिए, ठीक है। तो ये मैं डिटेल में समझाने वाला हूं, लेकिन किन बातों पे डिपेंड नहीं करती वो मैं आपको समझाऊं। सी डज नॉट डिपेंड ऑन द, पहली चीज चार्ज ऑन द कंडक्टर, दूसरी चीज वी ऑफ द कंडक्टर, एंड तीसरी चीज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, कंडक्टर के साइज पे डिपेंड करेगी, कंडक्टर की शेप पे डिपेंड करेगी। शेप और साइज तो आ ही जाएगा इसमें, ठीक है। कंडक्टर की शेप और साइज पे डिपेंड करेगी, मीडियम के सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करेगी। यदि सराउंडिंग मीडियम अलग है तो अलग है, नियर बाई कंडक्टर्स प्रेजेंट उस पर भी डिपेंड करेगी, लेकिन लोहे का है कि सोने का है इस बात पर निर्भर नहीं करेगी। प्यारे जवानों, मैंने चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर बताया, उसको फिर मैंने रिलेट किया है कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर के साथ। तो ये कुछ बातें मैंने यहाँ समझाने के लिए लिखी हैं, लेकिन जो मैंने बोला कि नोट करनी है, सिर्फ वो बात आपको अपने बोर्ड पर्पज से लिखनी जरूरी है, लेकिन कंसेप्चुअल पर्पज से सारी बातें आपको जो भी मैंने बताया वो समझ में आना चाहिए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है जवानों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। प्यारे जवानों, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक फिजिक्स पढ़ो और चिल करो।